आपने मास्क नहीं लगाया हुआ इस समय कोविड का प्रोटोकॉल है। मास्क का कोविड खत्म हो गया। अब कहाँ रखा है कोविड यार, अब कहाँ रखा है कोविड। सुन सकते हैं आप किस तरीके से विधायक हैं और कह रहे हैं कि कोविड खत्म हो चुका है। स्वागत, अभिनंदन, आभार स्वीकार करिए अपने दोस्त रसल रघुवंशी का नमस्कार। आज जो आलम हमारे देश में और दुनिया में चल रहा है उसकी कल्पना करके ही रूह कांप जाती है और रोंगटे खड़े हो जाते हैं। हर सप्ताह हर दिन हम इन बातों में परेशान होते हैं, इन आशंकाओं से ग्रसित होते हैं, कब हम किस अपने को खो देंगे, कब हम किसी ऐसे व्यक्ति को खो देंगे जिससे अभी कल आपने बात की हो या 2 दिन पहले आपने उससे मुलाकात की हो। इन विकट परिस्थितियों में रविवार की चर्चा का विषय जो मैंने टॉपिक आज निर्धारित किया है, जो चयनित किया है, उसका नाम है कोरोना का कहर व हमारा आडंबर। हम बात करेंगे इसमें साइंटिफिक अप्रोच, साइंटिफिक टेम्परामेंट की, और साथ ही साथ जो लोगों के अंदर तरह तरह की भ्रांतियां फैली हुई हैं उन पर भी। देखिए, लोकतंत्र में सबसे बड़ी जो 2 पिलर्स होते हैं जो लोकतंत्र को सबसे ज़्यादा जीवंत बना के रखते हैं, उसमें सबसे पहला होता है लोगों की जागरूकता और सत्ताधीशों की जवाबदेही। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक सत्ताधीश जवाबदेह नहीं होंगे। और जनता की जागरूकता की बात मैं क्या करूं कि लोग ऑक्सीजन के नाम पे जिस प्रकार से दर बदर भटक रहे हैं और जिस प्रकार से अफवाहों के नाम पर उनके पीछे भाग रहे हैं, और बहुत से लोग इस प्रकार की अनसाइंटिफिक बातों पर विश्वास कर रहे हैं जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। अब लोगों का मानना है कि लौंग, अजवाइन और कपूर लेने से ऑक्सीजन की भरपाई की जा सकती है, कोरोनिल दवा हमारे कोरोना का इलाज हो सकती है। और एक संत ने तो कह दिया कि यदि हम 2 बूंद दोनों नाक के नॉस्ट्रिल में नींबू की डाल दें तो हम कोरोना से मुक्त हो सकते हैं। और साथ ही साथ बहुत से लोगों ने गौमूत्र में भी कोरोना का इलाज खोजा। बहुत से लोगों ने मिट्टी में, गंदगी में, कीचड़ में लपेट अपने आप को सराबोर कर दिया कि इससे कोरोना बच सकता है। और कई बड़े नेताओं ने तो गो का एक मुहिम भी चला दी, जैसे कि वह सत्ता पाने के लिए तर्क कुतर्क के आधार पर अपना अभियान चलाते हैं, अपने अनुयायियों को, अपने समर्थकों को मूर्ख बनाने के लिए। साथियों, ये हमारा दौर चल रहा है, यह आज़ाद भारत का सबसे विकट और सबसे कठिन समय चल रहा है। इसमें ज़रूरत सबसे ज़्यादा, यदि ज़रूरत किसी बात की है तो हम अफवाहों से बचें और आडंबर के चक्कर में ना पड़े। 7 दिए जला देने से कोरोना नहीं रुकने वाला है। ज़रूरत है कि आप प्रॉपर साइंटिफिक बातों पर विश्वास करें। जैसे कि आप मास्क लगाएं, मास्क ठोड़ी पर नहीं नाक पर होना चाहिए। और मास्क की एक प्रक्रिया होती है कि एक मास्क को आप 1 हफ्ते नहीं लगा सकते हैं, उसको भी आप समय समय पर बदलते रहिए। जैसा कि मैं WHO की रिपोर्ट के बाद भारत के बारे में जो उसने रिपोर्ट जारी की है उसकी बात करना चाहूँगा। उसमें कहा गया कि भारत में कोरोना के विस्तार के लिए 3 बातें सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। सबसे पहला है मास गैदरिंग। जिस प्रकार से कुंभ में, इलेक्शंस में जो कि 5 राज्यों में चल रहे हैं, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए और आज इन सब की मतगणना चल रही है, इन सब के बीच जो भारी संख्या में लाखों की संख्या लोगों को एकजुट किया गया, इकट्ठा किया गया, यह एक बहुत बड़ा कारक बना है कोरोना को फैलने का। जिस प्रकार से शहरों से मतदान कर्मचारियों को गाँव में लाया गया और मतदाताओं को रिझाने के लिए बड़े बड़े शहरों से प्रत्याशियों ने बुला करके अपने गांव में या फिर अपने आसपास के लोगों को बुलाया, वह भी कोरोना कैरियर का काम किया, कोरोना वेक्टर का काम किया। और उसके बाद जिस प्रकार से 17 अप्रैल की मैं बात करना चाहूँगा, जब देश में लगभग 2.5 लाख केसेस आए थे, उस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी आसनसोल में जिस प्रकार से लाखों की भीड़ को संबोधित करके गौरवान्वित और खुद को
एक अविस्मरणीय और अद्वितीय क्षण के रूप में दिखाने का प्रयास कर रहे थे। तो जो लीडरशिप होती है उसकी जवाबदेही तय होती है। राजा या हमारा लीडर ऐसा होना चाहिए जिसकी बातों में और जिसके कर्मों में अंतर ना हो। जहां पर बातों कर्मों में अंतर आ जाता है वहां पर स्वतः ही विरोधाभास सामने आ जाता है, और जो सामान्य आदमी है, जो कम पढ़ा लिखा है, उसके दिमाग में मैसेज जाता है यदि ऐसा हो सकता है तो ये क्यों नहीं हो सकता है, और वही तर्क जो होता है उस व्यक्ति के अंदर उपजता है और कोरोना का कारण भी बनता है। आम लोगों की बात की जाए तो जिस प्रकार से इस समय शादियां मनाई जा रही हैं, आपने शायद वीडियो देखा होगा अररिया के विधायक जी का, किस जश्न के साथ एक जनप्रतिनिधि जो लोगों के वोट से चुन करके आया हुआ है, क्या बड़ी बड़ी पार्टियां कर रहे हैं और हजारों लाखों रुपए उस पर खर्च कर रहे हैं, हजारों की गैदरिंग कर रहे हैं। तो इन आडंबरों के बल पे हम कोरोना से नहीं लड़ सकते हैं। और जैसा कि ICMR, IIT कानपुर और मिशिगन यूनिवर्सिटी का दावा है, उनका कहना है कि अभी कोरोना का पीक आना बाकी है। लगभग 10 मई से लेकर के 20 मई के बीच हमारे देश में कोरोना अपने उच्चतम बिंदु पर पहुंचेगा। तब आप इसका समाधान आप कर सकते हैं, स्वतः कर सकते हैं कि आप खुद को बचाएं। जब बहुत ज़रूरी हो तभी बाहर जाएं, और बाहर जाएं तो मास्क लगाएं, हैंड सैनिटाइजर का प्रयोग करें और सोशल डिस्टेंसिंग का यथासंभव पालन करें। और अब मैं दूसरे पॉइंट पर आऊँगा, जो कि मैंने WHO के जो पहला पॉइंट बताया था मास गैदरिंग, अब दूसरे पॉइंट की मैं बात करूँगा कि हमारे देश में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम बहुत धीमा चल रहा है। जिस स्पीड में वैक्सीनेशन का प्रोग्राम होना चाहिए वह स्पीड हमारे देश की जनसंख्या के अनुपात में नहीं है। आंकड़े बता सकते हैं कि 15 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ, 12 करोड़ का वैक्सीनेशन हुआ, लेकिन आपको समझना होगा कि 135 करोड़ में यदि हम 15 करोड़ का वैक्सीनेशन कर रहे हैं तो कितना प्रतिशत हमने किया? हमारे पास तो अभी बहुत भारी जनसंख्या बाकी है। इस आधार पर आप अपनी पीठ नहीं थपथपा सकते हैं। आपको यदि हर्ड इम्यूनिटी लानी है, अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीनाइज करना होगा, वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाना होगा। और जिस प्रकार से वैक्सीन के दाम को लेकर के तरह तरह की बातें चल रही हैं, वह भी एक दुख देनी बात है। जो हमारे देश में 1 नेशन 1 टेस्ट की बात हो सकती है, 1 नेशन 1 इलेक्शन की बात हो सकती है, तो 1 नेशन 1 वैक्सीनेशन रेट की बात क्यों नहीं होती है? जो वैक्सीन केंद्र सरकार को 150 रुपये में मिलती है, उसे राज्यों को 400-600 में क्यों दिया जा रहा है? आखिर इस आपदा के समय, इस विपदा के समय, जब हम अपने पॉकेट से अपनी कमाई का लगभग 40% टैक्स सरकार को देते हैं, तो उसके बाद भी सरकार जब आपको मुफ्त वैक्सीन देती है तो अपनी पीठ थपथपाती है कि मैंने तुम्हें मुफ्त वैक्सीन दी। इन बातों को आपको समझना होगा। तो दूसरा पॉइंट जो है WHO के अनुसार कि स्लो रेट ऑफ वैक्सीनेशन इन इंडिया इज द काज ऑफ स्प्रेड ऑफ पैंडेमिक और कोरोना वायरस। उसके बाद तीसरे पॉइंट की बात करूं, वेरिएंट्स। भारत में इतने तेजी से वेरिएंट्स बढ़ रहे हैं, लगभग दुनिया के सारे जो कोरोना के वेरिएंट्स हैं वो भारत में पाए जा रहे हैं। चाहे वो ब्राजीलियन स्ट्रेन हो, कैलिफोर्निया का स्ट्रेन हो, UK का स्ट्रेन हो, या फिर दुनिया के अन्य देशों का स्ट्रेन हो, साउथ अफ्रीका वगैरह का, सब हमारे देश में उपलब्ध है। वजह क्या हो सकती है? हम इस विपदा के समय ट्रैवल बैन नहीं लगा पाए, दूसरे देशों से आने वाले लोगों को प्रॉपर क्वारंटीन और टेस्टिंग नहीं की, जिससे कि UK के आने वाला UK वेरिएंट लेकर के आया, ब्राज़ील का आने वाला ब्राज़ील वेरिएंट लेकर के आया, साउथ अफ्रीका का आने वाला साउथ अफ्रीका का वेरिएंट लेकर के आया, और उन सब को मिला करके हमने अपने इंडियन वेरिएंट बना दिए जो कि ज़्यादा घातक और संक्रामक हैं। आज छोटे छोटे बच्चों के लंग्स भी इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं और उनकी भी मृत्यु हो रही है। ये बातें आपको इशारा करती हैं कि हमें यदि प्रोएक्टिव होना हो, जैसा कि विश्व मीडिया की बात की जाए, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की बात की जाए, तो वहाँ पर बहुत सी ऐसी बातें आ रही हैं जो कि हमारे भारतीय मीडिया के पास साहस नहीं है उनको कह पाने का, क्योंकि हमारी वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स में हमारी जो पोजीशन वह 142वीं है। एक लोकतांत्रिक देश में प्रेस फ्रीडम की यदि रैंक 142 हो तो निश्चित रूप से शर्म की बात है कि हमारा मीडिया जो है वह फ्री नहीं है, बिल्कुल ओपनली बात ईमानदारी से कह नहीं रहा है। जब छोटी छोटी उपलब्धियों के लिए बड़े बड़े नगाड़े बजाए जाते हैं, तो इतने बड़े अपराध के लिए दूसरों के ऊपर गलतियों के ठीकरे क्यों फोड़े जा रहे हैं? जरूरत है कि सबसे पहले आप एडमिट करिए अपनी गलतियों को, क्योंकि गलतियों की स्वीकारोक्ति से ही सुधार की
पहला चरण प्रारंभ होता है। हमें समझना होगा कि हमने बहुत सारी गलतियां की हैं। यह बात सिर्फ एक लीडरशिप पर या राज्यों की सरकारों पर ही लागू नहीं होती है, यह हर व्यक्ति पर लागू होती है, हम पर लागू होती है, आप पर लागू होती है। आप कोरोना की बात करते हैं, कोरोना से डरते हैं, लेकिन कोरोना के प्रति कितना जागरूक और कितना एहतियात बरतते हैं, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जिस प्रकार से लोगों को जागरूक करने में पीछे हटते हैं, वह सबसे बड़ा। जागरूकता से बढ़कर कोई वैक्सीन नहीं है और आडंबर से बढ़कर कोई कोरोना नहीं है। इस बात को दिमाग में जिस दिन आप बैठा ले जाएंगे, उस दिन आपको कोरोना नहीं हो सकता है और आप बहुत से लोगों को कोरोना पॉजिटिव होने से रोक भी सकते हैं। यदि इलाज की बात की जाए, आज वैक्सीनेशन को लेकर के भी तरह तरह लोगों के अंदर कयास चलाए जा रहे हैं। इलाज की बात की जाए, बचाव की बात की जाए, तो पहले मैं बचाव की बात करता हूं। हमारे पास 3 बचाव के माध्यम हैं। कोरोना से बचने के 3 माध्यम हैं हमारे पास। सबसे पहला मैं बता चुका हूं, मास्क। यदि आप ज़्यादा भीड़ भाड़ में जा रहे हैं तो डबल मास्क का प्रयोग करिए। दूसरा माध्यम है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए। और तीसरा जो माध्यम है वह वैक्सीन है। यह मैं अपने से बात नहीं कर रहा हूँ, पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड, जो कि इंग्लैंड में स्वास्थ्य व्यवस्था पर गहरी नज़र रखती है, वहाँ पर लगातार इन चीज़ों पर ऑब्जर्व करती रहती है, उसने अपने रिसर्च के माध्यम से बताया यदि आप पहली वैक्सीन लगवा लेते हैं तो 50% आपके इन्फेक्ट होने की दर कम हो जाती है और 63% से ज़्यादा आप को दूसरों को संक्रमण करने की क्षमता कम हो जाती है। यदि कोरोना का वायरस शरीर में प्रवेश कर गया, साधारण भाषा में समझाऊं तो आप दूसरों के लिए एक वेक्टर के रूप में, एक संक्रामक व्यक्ति के रूप में आपकी क्षमता कम हो जाती है, जो कि एक सकारात्मक पहल है। ज़रूरत है कि हम वैज्ञानिक दृष्टिकोणों की मैं बार बार करता हूं, बात करनी होगी। यदि कोई कारण आपके सामने कोई इलाज आ रहा है तो आपको समझना होगा कि आखिर इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि हम नितांत वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ ही कोरोना का मुकाबला कर सकते हैं। यदि घर में किसी को कोरोना हो जाए, मैं इलाज की बात पर आना चाहूँगा, तो सबसे जरूरी जो 3 वस्तुएं आपके घर में अवश्य होनी चाहिए, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और पैरासीटामॉल। ऑक्सीमीटर से आप हर 6 घंटे पर अपने मरीज की ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल चेक करते रहें। थर्मामीटर से लगभग हर 4 घंटे पर टेम्परेचर चेक करते रहें और पैरासीटामॉल देकर के आप व्यक्ति के शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करने का प्रयास करें, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से शरीर की जो मेटाबॉलिज्म है, शरीर की जो अन्य जैविक प्रक्रियाएं हैं, उन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और जितना ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव आपकी जैविक प्रक्रियाओं को पड़ेगा, कोरोना वायरस उतनी मजबूती के साथ आपके ऊपर अटैक करेगा, आपके लंग्स के ऊपर अटैक करेगा और इस अटैक के कारण आप इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए इन 3 बातों का ध्यान रखें। जब तक 94 सेचुरेशन लेवल है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब पैनिक हो जाते हैं, जब घबरा जाते हैं तो हमारी स्थितियां और ख़राब होती चली जाती हैं और हम जितना ज़्यादा डिप्रेशन में जाते हैं, हमारे शरीर का जो सुरक्षा तंत्र है उतना ज़्यादा कमज़ोर होता जाता है, क्योंकि जिस प्रकार के एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स हमारे शरीर में सीक्रेट होते हैं वह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर करते हैं घबराहट के कारण। ये छोटी छोटी बातें हैं जिनका हम प्रयोग करके अपने आप को इस कोरोना महामारी से बचा सकते हैं। मुझे पता है, मुझे जानकारी है, मुझे इस बात का एहसास है कि आप सबने, हम सबने कोई न कोई, कहीं न कहीं अपने किसी प्रिय को खोया है, अपने किसी परिचित को खोया है। जैसा कि डाटा भी बताते हैं कि जो वर्तमान में हमारे देश में जो मृत्यु बताई जा रही है लगभग 2 लाख से ज़्यादा, उसमें और वास्तविक आंकड़ों में 5 से 10 गुने का अंतर है। सब सरकारों की मैं बात करूंगा, मैं किसी विशेष पार्टी या किसी विचारधारा के सरकार की बात नहीं करूंगा। आज देश की हर सरकारें आंकड़े छुपाने में लगी हुई हैं, उनको दबाने में लगी हुई, चाहे वह इन्फेक्शन रेट हो या फिर चाहे वह मृत्यु हो, सबको छुपाया जा रहा है। लेकिन इन सब के बीच यदि मैं बात करूं कि किस प्रकार से हम अपने आप को एक मॉडल स्टेट के रूप में डेवलप कर सकते हैं, तो उसका एक उदाहरण हमें अपने भारत में ही मिलेगा, केरल के रूप में। केरल ने जिस प्रकार से कोरोना के विरुद्ध वैज्ञानिक ढंग से युद्ध किया है, वह अपने आप में पूरे विश्व के लिए एक उदाहरण हो सकता है। केरल की बात की जाए, वहां पर ऑक्सीजन की कोई शॉर्टेज नहीं है, क्योंकि जब कोरोना की प्रथम वेव के बाद बीच का जो गैप हुआ तो वहां की सरकारों ने, वहां के नागरिकों ने, वहां के जागरूक लोगों ने ऑक्सीजन के प्लांट्स पर ढेर सारा काम किया। केवल दिल्ली और केंद्र सरकार की तरह आपस में बंदर बिल्ली या फिर कुत्ते बिल्ली का खेल नहीं खेला। आज 200 मीट्रिक टन
उत्पादन है केरल का और 90 मीट्रिक टन वहां पर बचत है। बिना किसी केंद्रीय सहायता के आज सरप्लस ऑक्सीजन का उत्पादन केरल कर रहा है। साथ ही साथ आईसीयू बेड की बात की जाए तो वहां पर मरीजों से 9 गुना ज़्यादा आईसीयू बेड उपलब्ध हैं और वही स्थिति सामान्य हॉस्पिटल में बेड की है। तो ये बातें बताती हैं कि हमारा मूल मुद्दा क्या होता है राजनीति में, लोकतंत्र में। जागरूकता होना चाहिए, स्वास्थ्य होना चाहिए, शिक्षा होना चाहिए। बाकी जो आडंबर रचे जाते हैं, तरह तरह के प्रलोभन दिए जाते हैं, धर्म के नाम पर ठगा जाता है, वह कहीं न कहीं आपके जीवन के लिए प्राणघातक होता है, जैसा कि वर्तमान परिस्थितियों में आप देख सकते हैं। धर्म को अपने जीवन का निजी हिस्सा बनाएं, अपनी धार्मिक भावनाओं को आहत होने से बचाएं और मूल मुद्दे से ना भटकें। यही मेरे इस वीडियो का संदेश होगा। नहीं तो जिस प्रकार से आज परिस्थितियां हो रही हैं वह भयावह हैं, और भयावह शब्द भी शायद इसके लिए कमज़ोर होगा, कम होगा, क्योंकि कोई भी ऐसा कब्रिस्तान, कोई भी ऐसा श्मशान नहीं बचा होगा इस देश का, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, जहां पर अपनी कैपेसिटी की सामान्य दिनों से 5 से 10 गुना ज़्यादा लाशों का अंबार न लगा हो और उनको अंतिम संस्कार के लिए इंतजार न करना पड़ रहा हो। तो इस जमाखोरी में भी बहुत से लोग पैसे कमा रहे हैं। तो ऐसे नीच प्रवृत्ति के लोगों के लिए कि मैं क्या कहूँ, मैं कहना चाहूँगा कि जब मरीज और मृत्यु को देख करके सिद्धार्थ बुद्ध बन गए, लेकिन आज उसी मृत्यु और मरीजों को देख करके हमारे समाज में बहुत से लोग गिद्ध बन गए हैं, और उन्हीं गिद्धों के कारण हमारा समाज कहीं न कहीं कष्ट महसूस कर रहा है और साथ ही साथ दर्द महसूस कर रहा है। मैं अंत में कहना चाहूँगा कि आप अपने अपनों का ख्याल रखें, और साथ ही साथ कहना चाहूँगा, कुर्सी है तुम्हारा, कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है। कुर्सी है तुम्हारा, जनाजा तो नहीं है, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। इन्हीं बातों के साथ, इस उम्मीद के साथ अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी। आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, जो कि आज की परिस्थितियों में सबसे कठिन और सबसे जटिल विषय है। यदि मेरे प्रयास आपको अच्छे लगते हों, मेरे द्वारा कही गई बातें आपके लिए उपयोगी होती हों, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और जन जागरूकता में अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और अपने आप को जागरूक रखिए और अपने आप को संयमित, नियमित रखिए और इस आडंबर से बचे रहिए। मिलते हैं, नमस्कार, धन्यवाद।